Brought to you by ITEL and Higher. पहली सुर्खी में बात फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की। आज संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। इसे देखने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के कई नेता और सांसद। बैकग्राउंड के लिए बता दें, विक्रांत मैसी स्टारर द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को रिलीज हुई थी। ये फिल्म साल 2002 में हुए गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। जिस समय ये घटना हुई तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, रक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री जी भी थे, सब थे। उन सब के साथ ये फिल्म देखने का एक अलग ही अनुभव था। शब्दों में शायद बयान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी भी एक अलग ही नर्वसनेस है, खुशी है एक्चुअली। खबर ये भी चली कि विक्रांत मैसी ने इंस्टाग्राम समेत दूसरे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर एक किस्म का ब्रेक लेने का ऐलान किया और इसको लेकर भी दिन भर स्पेकुलेशन चलते रहे। साबरमती रिपोर्ट उनकी अब तक की पब्लिश्ड रिलीज्ड आखिरी फिल्म है। उन्होंने कहा कि कुछ एक फिल्में और हैं तो 2025 में एक बार आप लोगों से मुखातिब होऊंगा और उसके बाद विराम लूंगा, परिवार को समय दूंगा। अगली सुर्खी बांग्लादेश से 25 नवंबर को इस्कॉन के प्रवक्ता और हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ मारपीट और हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब बांग्लादेश की इमिग्रेशन पुलिस ने इस्कॉन के 50 से ज्यादा सदस्यों को तीर्थ यात्रा के लिए भारत आने से रोक दिया। खबरों के मुताबिक ये सदस्य एक धार्मिक समारोह में शामिल होने के लिए बस पर सवार होकर भारत आ रहे थे। इनके पास वैध पासपोर्ट और वीजा भी था, पर उन्हें बॉर्डर पर रोका गया। तर्क दिया गया कि इनके पास गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन नहीं थी, इसलिए एंट्री नहीं दी गई। अगली सुर्खी बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल साइक्लोन पर। 30 नवंबर को शाम 7:30 बजे ये साइक्लोन पुदुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट से टकराया। अब फेंगल का असर पुदुचेरी, तमिलनाडु के साथ केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक पहुंच गया है। तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई में पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ। एनडीआरएफ के मुताबिक लगभग 40 टन की चट्टान पहाड़ से लुढ़ककर वीयूसी नगर की सड़क पर बने घरों पर गिरी। 2 घर जमींदोज हुए। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ हाइड्रोलिक लिफ्ट से चट्टान हटाने की कोशिश कर रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने 10 जिलों में आंधी तूफान की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। केरल की बात करें तो एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु के कई जिलों के स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित की गई है। अगली सुर्खी में बात पंजाब की। अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब स्वर्ण मंदिर में 2 दिसंबर को अकाल तख्त साहिब ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को माफी और बेअदबी के मामले में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई। बादल को 3 दिनों तक 1 घंटा बाथरूम साफ करना होगा, फिर लंगर घर में जाकर जूठे बर्तन धोने होंगे, कीर्तन सुनना होगा, साथ ही श्री सुखमणि साहिब का पाठ करना होगा। इसके अलावा उन्हें दरबार साहब के घंटाघर के बाहर गले में तख्ती और हाथ में बर्छा डालकर ड्यूटी देनी होगी। मामला क्या है? पंजाब में साल 2007 से 2017 तक सरकार थी श्रोमणी अकाली दल की और सीएम थे प्रकाश सिंह बादल। आरोप है कि 2012 से 17 तक डिप्टी सीएम रहे सुखबीर सिंह बादल और कैबिनेट के मंत्रियों ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बचाने की कोशिश की। इल्जाम यह भी कि जिस मुकदमे में राम रहीम को सजा होनी चाहिए थी उसमें सुखबीर बादल के कहने पर शिकायत वापस ले ली गई। राम रहीम पर मुकदमा क्या था? साल 2007 में राम रहीम ने गुरु गोविंद सिंह जैसा वेश धरकर अमृत छकने का स्वांग रचा था। फिर पुलिस केस हुआ, लेकिन अकाली सरकार ने केस वापस लिया और इसके बाद अकाल तख्त साहब ने कार्रवाई करते हुए राम रहीम को सिख पंथ से निष्कासित कर दिया। इल्जाम यह भी है कि सुखबीर सिंह बादल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए गुरमीत राम रहीम को माफी दिलवाई। अकाल तख्त को इस पर विरोध का सामना करना पड़ा। माफी देने का फैसला भी वापस लिया गया। इसके बाद अकाल तख्त के 5 सिंह साहिबानों ने सुनवाई शुरू की, जिसमें सुखबीर सिंह बादल ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और आज आया ये फैसला। अकाल तख्त सिखों के लिए सबसे बड़ी धार्मिक गद्दी है। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए रुक करते हैं न्यूज रूम का। न्यूज रूम से पहली सुर्खी महाराष्ट्र को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। विजय रूपानी 3 दिसंबर की शाम महाराष्ट्र पहुंचेंगी, जबकि निर्मला सीतारामन 4 दिसंबर की शाम पहुंचेंगी। 5 तारीख को विधान भवन के सेंट्रल हॉल में एक मीटिंग होगी।
इस मीटिंग में सीएम का नाम तय किया जाएगा और जनता को बताया जाएगा। और खबर यह भी है कि 5 दिसंबर को ही शाम 5 बजे मुंबई के आज़ाद मैदान में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। हालांकि महाराष्ट्र से सीएम का नाम घोषित होने की कई सारी डेट्स आ चुकी हैं और डेट्स बीत चुकी हैं और अभी तक नाम घोषित नहीं हुआ है। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय है। अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की आज दिल्ली में अमित शाह से मीटिंग होनी थी। अजित पवार दिल्ली आ गए लेकिन देवेंद्र फडणवीस नहीं आ सके। कहा जा रहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस सारी कवायद में कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहां हैं? कहा जा रहा है कि वो अपने होम टाउन में ही है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस से उनकी एक बातचीत प्रकाशित हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री मैं ही रहूं, मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, इस वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कयासों के बाजार में एक छौंक जो है एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने भी लगाई है। उन्होंने कहा है, एक्स पे पोस्ट लिख के कहा है कि मेरे पिता को डिप्टी सीएम बनाने की खबरें चल रही हैं या ऑफर हुआ है, लेकिन ये सारी बातें आधारहीन हैं। न्यूज रूम से दूसरी सुर्खी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। खबरें चल रही हैं कि इंग्लैंड की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जारी प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन जो पोर्टल है उसकी तारीफ की है। प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में की थी। इसका ध्येय था कि जो गवर्नेंस है, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनको मॉनिटर, उनके क्रियान्वयन का एक सेंट्रलाइज्ड लोकलाइज्ड एक सिस्टम बनाया जाए। प्रगति वही है। अब यूनिवर्सिटी के सईद बिजनेस स्कूल और बिल गेट्स फाउंडेशन ने इस केस पर काम किया, इस प्रगति पोर्टल पे काम किया। बताया गया कि पीएम मोदी की लीडरशिप में प्रगति ने कैसे डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया और सरकारी प्रोजेक्ट्स की रफ्तार को बढ़ाने में मदद की। रिपोर्ट का शीर्षक है फ्रॉम ग्रिड लॉक टू ग्रोथ, यानी कोई चीज जो बंधी हुई थी वहां से उसको तोड़कर उसको ग्रोथ की तरफ ले जाया गया। ऐसा शीर्षक का आशय निकाला जा सकता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का प्रगति प्लेटफॉर्म इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि डिजिटल गवर्नेंस किस तरह से किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को रफ्तार दे सकती है। कहा गया है कि प्रगति की वजह से देश भर में 340 प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिली, जिसकी कुल लागत 205 अरब डॉलर रही थी। इनमें से कई प्रोजेक्ट ऐसे रहे जो दशकों से लटके रहे थे। बैक टू स्टूडियो। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।